Very good afternoon, dear students. I, Dipanshu Jain, welcome you all again in the class of social science. And in the last lecture, we have discussed about the geography chapter, resources and development. I hope you have all students have attended those video and read from your NCERT book also. एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स कि ये जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो कर रहे हैं हम अभी, और इसी के रिगार्डिंग हम एनटीएससी बुक्स में आगे एनटीएससी क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो भी हमारे मॉड्यूल्स या फिजिकल क्लासेस में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस मुश्किल घड़ी में आप सभी बच्चे मन लगा कर पढ़ें, कंसंट्रेशन बनाए रखें, अच्छे से पढ़ें और घबराएं ना बिल्कुल भी। इस समय में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप टीम वीएमसी से कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज विद यू। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स हैव अ लुक, और या फिर हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में। बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में फॉलोइंग वेज में 4 वेज में हमने डिवाइड किया था रिसोर्सेज को, जिनमें पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, सेकेंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The third one was on the basis of ownership, individual, community, national and international. And last was the on the basis of status of development, कि उनका क्या status है, are they potential resources, are they developed resources और stock and reserves। तो स्टॉक तक हमने आई थिंक स्टडी कर लिया था, रिजर्व्स को भी हमने स्टडी किया था, थोड़ा सा रह गया था। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ व्हाट आर द रिजर्व्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व्स को हम कह सकते हैं विच कैन बी पुट विद द इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, और दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आप सबने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बच्चों सुना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अभी हम डैम्स के हेल्प से बनाते हैं, और डैम्स के ही हेल्प से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अभी तक बनाते हैं हम लोग। डैम्स में हम वाटर स्टोर करते हैं और उस वाटर को थ्रू टर्बाइंस, बिगर टर्बाइंस, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बट कई जगह पर हमने अभी टेक्नोलॉजी ने रनिंग रिवर वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश की है स्मॉल स्केल पे, and the technology is continuously trying to produce electricity from the running water of rivers so that that can also be utilized as a potential resource। so इस टाइप से ये क्या हुआ बेटा, हमारे लिए अभी बच्चों हमारे लिए अभी रिजर्व्स का काम कर रहे हैं ये, कि जो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। कि अभी ऐसा जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ है उन रिसोर्सेज का, बट इन द फ्यूचर वी विल श्योरली डेवलप दैम इनटू आवर पोटेंशियल रिसोर्सेज। और आप जैसे बच्चे ही, क्योंकि आप लोग ही इन्वेंशन करते हैं, नए नए जो स्टूडेंट्स आते हैं न्यू टेक्नोलॉजी न्यू माइंड्स के साथ, और हेल्प करते हैं फिर टेक्नोलॉजी को फर्दर रिसोर्सेज को डेवलप करने में। So let's begin our next topic, and that is the development of resources. I am just reading few lines from NCERT textbook. Actually resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। आप सबको पता है बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। विदाउट रिसोर्सेज वी आर जस्ट नथिंग। अब आपके जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, लाइक आवर कार, बाइक, होम, इनके बिना अब हमारी ज़िंदगी मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, अगर मैं कहूँ कि नामुमकिन है। कि हमें अब लॉकडाउन में भी हम अगर अपने घर में भी रह रहे हैं तो हमें ईज़िली सब कुछ मिल रहा है, यानी कि रिसोर्सेज हमारे काम आ रहे हैं। बट बच्चों जिनके पास घर नहीं है, बेघर हैं जो लोग, जो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, उनकी ज़िंदगी अगर हम सोच के देखें तो कितनी डिफ़िकल्ट है। हमें जब चाहे फूड ले सकते हैं, वी कैन टेक फूड एवरी टाइम, वी कैन ड्रिंक वाटर एनी टाइम, वी कैन गो एनीवेयर थ्रू अवर बाइक्स। बट people who doesn't have this resources think how difficult life for them। कितना मुश्किल होता है बच्चों की जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, और वो फ्यूचर में भी ऐसे ही अवेलेबल रहें फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन्स। उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
थिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स बनी रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज बने रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का काफ़ी महत्व आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉरी। सो इट वॉज बिलीव डैट रिसोर्सेज आर, हम लोग शुरू से क्या समझते आए हैं कि पृथ्वी हमें, धरती है माता, धरती, प्रकृति, पृथ्वी, कुछ भी कह लें, ये सब हमें रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो क्या हमें इनकी कोई कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ती? हम धरती में से कुछ भी ले लेते हैं, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो हमारा इन्वायरमेंट का रेन वाटर हो, जो भी हो, बट क्या हमें उनकी कॉस्ट चुकानी पड़ती है? ऑफ कोर्स चुकानी पड़ेगी बच्चों। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोलॉजिकल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यूँ कहें तो कि आपको लेटेस्ट एग्जांपल अभी मैं देता हूँ कि नवंबर में हमारे दिल्ली में स्मोग इतना हो गया था, हमारे आसपास स्मोग इतना ज़्यादा हो गया था कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था बच्चों का स्कूल जाना, कि बच्चे घर पर रहें, कि बाहर ना निकलें ऐसे ख़तरनाक इन्वायरमेंट में। तो ये सब बच्चों, ये टेक्नोलॉजी का, हमारे रिसोर्सेज के ओवर एग्जॉस्शन का ही रिज़ल्ट है कि ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आई कि हमें घरों में रहना पड़ा सांस लेने के लिए। अब भी हम घरों में रह रहे हैं, पर हमारा इन्वायरमेंट आप देखें कितना क्लियर हो गया एकदम से, कितना साफ़ हो गया है, सब कुछ नेचुरली इतना स्मूथ चल रहा है। पर अगर हम बिना लॉकडाउन के ही ऐसा इन्वायरमेंट अचीव कर लें, तो ये हमारे भारतीय परिस्थितियों की सबसे बड़ी एक कामयाबी मानी जाएगी कि हाँ, हम लोगों ने एक ऐसा इन्वायरमेंट बिना लॉकडाउन के और एक अच्छी डेवलपमेंट के साथ, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, बट ये नहीं कि हम एकदम से सबको कुछ तहस नहस कर दें, धरती के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। कि आजकल कोई भी बच्चा, आप देखते हैं कि जगह जगह गाड़ियाँ, जगह जगह इंडस्ट्रीज़ ज़रूरी हैं, मैं नहीं कहता कि बच्चों इंडस्ट्रीज़ ज़रूरी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ भी ज़रूरी हैं, बट हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक ऐसा तरीका अपनाना है कि जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, रिसोर्सेज की, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, नॉन रिन्यूएबल की हमें ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अभी हम सब देख रहे हैं कि हम सोलर पे शिफ्ट हो गए हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जो कोल हमारा ट्रेडिशनल मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, वो क्या रहता है, कोल से और ऑयल फील्ड से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मेनली हमारी जितने भी रिफाइनरीज हैं जो हमारी ये पानीपत थर्मल है या जो भी है, पानीपत थर्मल है, खेदर थर्मल प्लांट है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो भी हम बनाते हैं बच्चों, कोल से ही बनाते हैं। तो कोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि ख़त्म होना है, और उसने पोल्यूशन जो करता है बच्चों, वो भी बहुत ज़्यादा करता है। कोल, व्हेन कोल इज़ बर्nt इन एयर, इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which produce in further traces of carbon which further डैमेज आवर ओजोन लेयर। वो ओजोन लेयर में जाके कार्बन एमिशन जो है ओजोन लेयर को ख़त्म करते जाते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों कि हमें इन चीज़ों से बचना है, कि हम टेक्नोलॉजी को ऐसे डेवलप करें, ऐसे एडवांस करें कि हमारी कार्बन एमिशंस कम हो, हमारा पोल्यूशन लेवल कम हो, और हमारी रिक्वायरमेंट्स भी डे टू डे पूरी होती जाए। सो आई होप कि आपने ये पॉइंट समझा है। और ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट के लिए एज ए रिज़ल्ट ह्यूमन बींग्स यूज़ दैम इंडिस्क्रिमिनेटली। उनको लगा कि ये सब पृथ्वी ने हमें दे दिया है, तो हम इनको धड़ल्ले से यूज़ कर सकते हैं, इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर सकते हैं और इनका शोषण कर सकते हैं। एंड दिस हैज़ led to the following major problems as written in our NCERT textbook: depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals. Depletion means resources ख़त्म होते गए हैं, for satisfying the greed of a few individuals। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्यों इन्होंने एक वर्ड लिखा है few individuals। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots और rich and poor। कि हमारी सोसाइटी को टू टाइप्स में, टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है, जिनके पास है या जिनके पास नहीं है, डैट इज़ हैव्स एंड हैव नॉट्स, और यू कैन से रिच एंड पुअर। जिनके पास हैं वो बच्चों नेचुरली बहुत ही रिच हैं, और जिनके पास नहीं है वो, उनके पास अभाव है तो वो गरीब है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टूडेंट्स कि आपके दुबई में या सऊदी अरेबिया में या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑयल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बट साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़
जहाँ पर रिसोर्सेज लैक हैं वहाँ पर वो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। वहाँ के लोग जैसे आपको मैं बताऊँ एक एग्जांपल, हमारी कंट्री एक वर्ल्ड में है सूडान। सूडान में बच्चों बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें सूडान के बारे में तो आपको आराम से डेटा आ जाएंगे, फिगर्स आ जाएगा कि वहाँ पर कितना ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ पर बच्चों को खाना पोषण की बीमारी है, वहाँ बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं है, बच्चों को पूरा मिलता वहाँ पर, क्योंकि उनके पास सब्सटेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, वाटर की भी कमी है, फूड ग्रेन्स की कमी है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर संसाधन ना होने के कारण उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई है। तो एक हिस्से ने एक अगर वही हिस्सा अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, सपोज वो कैसे दूर कर सकते थे हम, कि जिनके पास रिसोर्स हैं वो इक्वली डिवाइड करें पूरे वर्ल्ड में, एक संभाव रखते हुए कि हाँ हमारे पास है तो हम भी इसको डिवाइड करेंगे, पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड का हम ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ना हो, इसलिए रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट ज़रूरी है। इसलिए बच्चों की एक हिस्सा या एक वर्ग वंचित ना रह जाए, उससे अछूता ना रह जाए कि हाँ उनको फैसिलिटी कोई भी नहीं मिल रही है, बिकॉज दे हैव नो रिसोर्सेज टू गिव टू द सोसाइटी। सो नेक्स्ट इज indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, as I earlier said, environmental pollution, and land degradation. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. सो यहाँ से मतलब है कि हमारे जो सस्टेनेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अगर होता, डैट इज़ बिकम असेंशियल। इसलिए ज़रूरी है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कि सबको एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले एंड ग्लोबल पीस मिले, और सब जगह शांति कायम हो, ना तो फिर युद्ध हो, ना तो ही अशांति रहे, पूरे विश्व में फिर शांति रहे। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स, अगर ऐसा ही चलता रहा, एक फ्यू इंडिविजुअल्स की बात कर लेते हैं पहले। फ्यू इंडिविजुअल मीन्स कि कुछ लोगों के पास अब न्यूक्लियर रिसोर्सेज हैं, कुछ के पास बिल्कुल नहीं है, तो उनका वर्चस्व हो गया कि हाँ हमारे पास है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और हमारे पास इकनॉमी का, जिस पे इकनॉमी चलती है स्टूडेंट्स, कोल फील्ड्स या ऑयल फील्ड्स पे, तो अगर वो जिस कंट्री के पास है तो वो कहता है कि मेरे पास ही सब कुछ है, मैं आपको नहीं दूंगा, या आपको इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, जो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ जिनके पास एबिलिटी है, जैसे इंडिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री, वेरी रिच इन रिसोर्सेज ऑल्सो, एंड इट हैज़ ऑल्सो एन एबिलिटी टू पे अदर कंट्रीज फॉर द रिसोर्सेज विच इट लैक्स, लाइक we don't have oil fields, so we purchase it from the Gulf and the other countries, West Asia countries. We purchase the oil from that crude oil, and India is also rich in minerals, so it export them to the other countries who needs them. That is the trade. But India do it in a very regular way, very fair way. We didn't exploit any other countries like them, like India. We also want that. Yes. So, like them, if present trend of resource depletion by a few individuals, अगर कुछ लोग ऐसे ही धड़ल्ले से यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, तो निश्चित ही हमारी धरती का भविष्य जो है वो अंधकार में है और डेंजर में है। Our planet is in danger, students. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. नाउ अब एक सस्टेनेबल वर्ड जो बार बार आ रहा है, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है ये सस्टेनेबल वर्ड। सबसे पहले आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging the environment, and development in the present should not affect or compromise with the needs of our future generations। कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीन्स है कि हमें डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, और ऐसे भी रिसोर्सेज को हम यूज़ करें कि वो फ्यूचर में बचे ही ना। हमें रिसोर्सेज को इस वे में यूज़ करना है कि वो हमारे फ्यूचर में प्रेजेंट रहें, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए अवेलेबल रहें। सो इसी के रिगार्डिंग अब एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1990।
In June 92, students, in June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil. Rio de Janeiro है ब्राज़ील में for the first international Earth Summit. First international Earth Summit, ये NTSC का क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो में in June 1992. The summit was concerned or convened for addressing urgent problems of environmental प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। जो सबमिट हुई थी ये, उसका मेन मोटिव क्या था कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एट ग्लोबल लेवल, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे उसको कंसीडर किया जाए। उसमें सभी स्टेट्स जो जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अपने अपने एजेंडा रखें, अपने अपनी राय रखें कि कैसे हमें इन सबको टैकल करना है। और एक ऐसा समिट बनाया जाए, समिट में ऐसा भी था कि एक ऐसा एजेंडा रखें हम जिससे हमारा जो रिसोर्सेज हैं और जो हमारा इकोनॉमिक हमारा इन्वायरमेंट है वो सफ़र ना हो। Said the assembled leaders signed the declaration on, they said and they signed also the declaration on global climatic change and biological diversity. The Rio Convention endorsed the global forest principles. एक कन्वेंशन ने यहाँ से एक एंडोर्स किया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडोप्टेड एजेंडा 21 फॉर द अपकमिंग 21st सेंचुरी फॉर मेंटेनिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक एजेंडा 21 साइन हुआ किसके लिए, हमारी अपकमिंग 1992 में 21st 20वीं सदी ख़त्म हो रही थी और 21वीं सदी आ रही थी, तो उसके लिए एजेंडा 21 साइन हुआ ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन करी जा सके। Now, what is Agenda 21? Let's have a look at this Agenda 21. It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development. What was that? It is the UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. UNCED, United Nations Conference on Environment and Development. It aims at achieving global sustainable development. इनका मेन एम क्या था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए, एंड इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट environmental damage, poverty, disease through global cooperation and on common interest, mutual needs, and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that is the main point. Every local government should draw its own local Agenda 21. सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली गई कि हम सब मिलकर काम करेंगे इन्वायरमेंटल डैमेज के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो सबसे बड़ी बात उसके बाद बोली गई कि हर कंट्री अपना एक अलग एजेंडा रखे, अपना एक अलग लोकल एजेंडा हो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, जिससे पूरे वर्ल्ड का जो सर्कल है वो सही से चलता रहे। दैट वॉज द एजेंडा 21, and once you can read it from NCERT, you can discuss it with me later after this lecture through on text messages or call. Now, रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बाद आता है बच्चों रिसोर्सेज की प्लानिंग। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज तो हमने समझ लिया कि हमें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना है कि एक चलिए एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपनी कंट्री से रिलेटेड, कि जैसे हमारी कंट्री में कुछ जगह पर पानी बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है और कुछ जगह पे पानी उपलब्ध नहीं है। एक सिंपल सा रिसोर्स है हमारा और एक सबसे ज़रूरी रिसोर्स है वाटर रिसोर्स। आपके माइंड में एग्जांपल भी आ गया होगा कि हाँ सर राजस्थान साइड में वाटर रिसोर्सेज बहुत ही कम है, बट माउंटेन साइड में वाटर रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं, जो कि एक अगर हम उनको डिवाइड ना करें अपनी कंट्री की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है हमने कैनल्स बनाए स्टूडेंट्स, हमने कैनल्स बनाए और जो पानी जो था वो भाखड़ा डैम्स के थ्रू राजस्थान तक भी पहुंचा दिया, ताकि एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट से पानी के ऊपर कोई इश्यूज़ ना रहें, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रहे, वहाँ के लोगों की भी तरक्की हो। अगर पानी नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल हो जाएगा, अनाज नहीं पैदा होगा, इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेंगी, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा और वहाँ के लोगों का जीवन फिर से वही दयनीय स्थिति में या फिर आप कह सकते हैं बैकवर्ड रीजन में कंसिडर हो जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया है रिसोर्सेज की डेवलपमेंट का, जिससे हम उनको जो हमारा बेस बनेगा रिसोर्सेज की प्लानिंग में। राइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर।
Now, planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. प्लानिंग क्या होती है? वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है कि हम ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे ताकि एक जुडिशली यूज़ कर सकें, यानी कि एक संवैधानिक तरीके से हम उसको रिसोर्सेज को अपने यूज़ कर सकें. इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ enormous डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. क्यों इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री लाइक इंडिया में? क्योंकि हमारे पास अनॉर्मस डाइवर्सिटी है इन द अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज. अब हमारे रीजन की बात करें, नॉर्थ रीजन की बात करें, तो यहाँ पर नॉर्थ रीजन में ईजिली फूड क्रॉप्स अच्छे से हो जाती हैं. बट हमारे यहाँ बच्चों कोल ऑयल फील्ड्स नहीं हैं, जो कि हमारे वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में हैं, लाइक इन झारखंड, बिहार, बंगाल. वहाँ पर कोल फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं. बट हमारे नॉर्थन रीजन में ये नहीं है. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, विच हैज़ enormous diversity in the availability of resources का. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. That is very true. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. I am repeating the line. There are some regions which can be considered self-sufficient. कुछ ऐसे regions भी हैं जो self-sufficient हैं in the terms of availability of resources. इनके पास सारे resources हैं, ऐसे regions भी हैं. And there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits, and Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructure development. In अरुणाचल प्रदेश, स्टूडेंट्स एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. अरुणाचल प्रदेश का जो लैंड एरिया है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत बहुत ज़्यादा है. हमारी कंट्री में सबसे बड़ा एरिया लैंड वाइज अगर हम बात करें कि जो डिवाइडेड होता है लैंड अपॉन पीपल, तो वो सबसे ज़्यादा रेशो अरुणाचल प्रदेश में आती है कि वहाँ पर लैंड तो ज़्यादा है बट उसके अकॉर्डिंग पीपल बहुत ही कम है. नंबर 1 पे ऐसा स्टेट हमारे कंट्री का अरुणाचल रहता है. एंड अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर सोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोन्ड. अब राजस्थान में क्या खूबी है? सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, और विंड एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है, बट लैक्स इन वाटर सोर्सेज. वाटर वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है. Likewise, the cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. एक तरह से लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है. सिर्फ एक मात्र साधन वहाँ जाने का रास्ता सड़क से ही है, रोड्स ही हैं, और वो भी 2 साइड से हैं, एक श्रीनगर की साइड से स्टूडेंट्स और एक मनाली के साइड से. बट उसके पास एक अपनी एक रिच कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पर. वहाँ पर एक कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छी डेवलप की हुई है बुद्धिस्ट ने, but it is also deficient in water infrastructure and some vital minerals. This calls for balanced, और ये हमें बताता है कि हमें this calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local levels. राइट स्टूडेंट, कि हमें एक ऐसी डेवलपमेंट करनी है कि हमारे सभी स्टेट्स में इक्वली डेवलपमेंट रहे, कुछ एक जगह पे कमी ना रहे. सो बिफोर moving further, I want to give you some homework, which is activity 1, and it is on your NCERT textbook. After the para development of resources, you have to do this activity. There are 2 questions, and activity is also 2 questions are there. Prepare, plan a survey in your colony. You can read it from your NCERT book. And also an activity above it is a prepare a list of stock and reserve resources that you are familiar with from your local area. आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है स्टॉक्स और रिजर्व की जो फेमिलियर हैं योर लोकल एरिया से, कि वहाँ पर कौन से स्टॉक हैं और कौन से रिजर्व. अगर आप आपके आसपास ऐसे नहीं है तो आप अपने नेबरिंग स्टेट्स का या इंडिया में कहीं का भी मुझे एग्जांपल दे सकते हैं. डैट कैन बी इजीली एक्सेप्टेड. और एक जो और आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन योर स्टेट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज दैट आर इम्पॉर्टेंट बट डेफिशिएंट इन योर स्टेट. आपको ऐसे रिसोर्सेज बच्चों में बताने हैं कि जो आपके स्टेट में मिलते हैं बट दूसरों में नहीं मिलते, और ऐसे रिसोर्सेज बताने हैं जो आपके स्टेट में नहीं मिलते और दूसरों में मिलते हैं. राइट स्टूडेंट्स? So next topic is resource planning in India. How resources are planning, you can say resource planning is a very complex process कि अब हम कैसे resources की
प्लानिंग करें विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन। अब हमें पहले आइडेंटिफाई भी करना है कि कहाँ पर कोई चीज़ सरप्लस है और कहाँ पर वो चीज़ डेफिशिएंट है। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ resources across the regions of the country. Second is evolving a planning structure endowed with appropriate technology and institutional setup for implementing resource development plans. And third is matching the resource development plans with overall national development plans. तो अभी मैं आपको यहीं पर लीव कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लिमिट मेरा पूरा हो रहा है, हमारा टाइम लिमिट। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। तब तक के लिए बच्चों आपको ये चैप्टर जहाँ तक हुआ है उसकी रिवीजन करनी है और जो मैंने एक्टिविटीज़ आपको बताई हैं आपने वो सब प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद ये रिसोर्स प्लानिंग इंडिया का जो हमने अभी स्टार्ट किया है इसको थोड़ा सा आपने फर्दर रीड करना है। टिल देन आई मस्ट से प्लीज़ प्रिपेयर वेरी please do your studies very effectively, efficiently, and do not hesitate to answer to ask questions with your team, with your teachers. So that's all for today. A very good afternoon. Thank you, dear students.